हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम और इसके अंदर हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें 5 चैप्टर पढ़ेंगे हम। और इस चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। बच्चों, आप जानते हो कि हर एक कोशिका के अंदर बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म और मैक्रो मतलब बड़े बड़े ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जानते हैं आप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स और उसके अलावा एक होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों मिलकर अलग अलग तरह के रिएक्शन करते रहते हैं और ये कोशिका में कुछ कंबाइन रिएक्शन करते रहते हैं, कुछ तोड़ने वाले रिएक्शन करते रहते हैं। तो इससे जब कोई रिएक्शन होती है तो उस दौरान या तो वो एनर्जी को रिसीव करता है या फिर एनर्जी को बाहर छोड़ता है। आप जानते हो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊर्जा वो ग्रहण करता है। तो जब कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें वो ऊर्जा बाहर छोड़ता है तो वो ऊर्जा स्टोर हो जाती है कोशिका के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका यही काम होता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको बोलते हैं हम। तो वो क्या करता है, इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको कोशिका की विभिन्न गतिविधियों में काम में आने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको करवाने के लिए काम में लेता है। ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो एनर्जी रिसीव करती हैं, रिएक्शन शुरू होने के लिए एनर्जी रिसीव करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ऐसी जिनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शुरू करवाने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ केमिकल पाए जाते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को शुरू करवा देते हैं, है ना। शुरू करवाने के बाद में जब वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक चलने लगती है। और जब वो पूरी एक्टिविटी या फिर जो रिएक्शन खत्म हो जाती है उसके बाद में जो केमिकल जिसने उस एक्टिविटी को शुरू करवाया था वो लास्ट में सेफ बच जाता है। तो इस तरह का जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है। आपने 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। जब कोई अभिक्रिया शुरू नहीं हो रही है तो उसको शुरू करवाने के लिए एक अलग से पदार्थ डाला जाता है उसके अंदर, और उसको डालने के बाद में वो रिएक्शन बहुत तेजी से शुरू होती है। और जब वो पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती है तो लास्ट में जो हमने उसको रिएक्शन शुरू कराने के लिए जो पदार्थ डाला था वो लास्ट में सेफ बचा रह जाता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। अभी एंजाइम क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायो रिएक्शंस होती हैं उनको उनकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, स्पीड को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कम या ज्यादा करने के लिए जिन बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है हमारी बॉडी या फिर किसी भी जानवर की बॉडी या कोई भी सेल जब इस तरह के केमिकल का यूज करती है तो वो जो केमिकल है वो कहलाता है एंजाइम। ठीक है। ये एंजाइम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकते हैं, ये कोई भी आयोनिक, ये कोई आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव तो खैर होते नहीं जनरली, पॉजिटिव आयन ही होते हैं। तो ये भी एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आपकी बुक में इनकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, देखो कैटलिस्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज द एनहांसमेंट ऑफ द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय सब्सटेंस or compounds which themselves do not undergo any permanent chemical change in the overall process and are released in unaltered form at the end of the reaction। ठीक है, मतलब जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो ये बिना किसी बदलाव के अपने आप को वैसे वैसे बचा के रखता है। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब बात कर लेते हैं हम एंजाइम की। तो एंजाइम्स आर कंसीडर्ड एज बायोकैटलिस्ट, समझ रहे हो, जैव उत्प्रेरक होते हैं ये, which increase the velocity of biological reaction and remain unchanged at the end of the reaction। एंजाइमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। एक सब्जेक्ट होता है एंजाइमोलॉजी जिसके अंदर हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। देयर काइनेटिक स्ट्रक्चर, मतलब उनकी काइनेटिक्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एज वेल एज देयर रिलेशन टू ईच अदर,
और इन सब का एक दूसरे के साथ में संबंध के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब इसके बारे में शुरुआत में किसने रिसर्च की थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। बर्जीलियस ने 1835 में जो कैटलिस्ट वर्ड है इसको इन्वेंट किया था, मतलब जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक सबसे पहले बर्जीलियस ने बोला था 1835 में। समनेर in 1926 isolate urea's enzyme from जैक बीन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो समनेर नाम के साइंटिस्ट ने जो यूरिया है उसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था जैक बीन, या एक तरह से जो बीन्स होते हैं, फली होते हैं, उनसे उनमें जो पाया जाता है बिल्कुल ऐसा जो एक तरह से मान लो कि उनमें से यूरिया को उन्होंने सेपरेट कर लिया। तो इससे पहले ये माना जा रहा था कि ये जो कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जीव जंतुओं के शरीर में अपने आप बनते हैं, इनको हम लैब में नहीं बना सकते। लेकिन समनेर ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो कार्बनिक यौगिक है इनको शरीर के बाहर या जीव जंतुओं के शरीर के बाहर भी बनाया जा सकता है, बस उसकी रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये चीज शरीर के बाहर बनी तब बायोलॉजी में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम पहले कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भूख लगना एक उपापचय विक्रिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हम एक ऐसी टैबलेट ले लें जिसकी वजह से भूख एक्सटेंड हो जाएगी, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, हो सकता है 1 दिन के लिए हमको भूख नहीं लगेगी। इसी तरीके से जैसे मान लो हम थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई टाइम से मल त्याग नहीं कर रहा है ना, तो एक टैबलेट ले लो, वो क्या करेगा, तेजी से उसका तुरंत उसका मल साफ हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं शरीर के अंदर जो ऑटोमेटिक चलती रहती है अपने आप, जैसे पेशाब लगना या नहीं लगना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी जो बीपी है वो अपने आप चलती रहती है, लेकिन कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम टैबलेट लेते हैं। तो ये जो टैबलेट लेते हैं ये भी एक तरह से क्या होते हैं, बायो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट होते हैं जो एक तरह से जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कम या ज्यादा करते हैं। मान लो कम है तो उसको ज्यादा करते हैं, ज्यादा है तो उसको कम करते हैं, और हमारे शरीर को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी अनुसार ये केमिकल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैव कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो ये सब कुछ साबित हो पाया था, या पॉसिबल हो पाया था समनेर ने जब 1926 में जो यूरिया है उसको आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, तो जॉन एस नॉर्थ ड्रॉप and his colleagues in 1947 isolate and crystallized pepsin and trypsin enzymes and found that these were also proteins in chemical nature। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है जॉन एस नॉर्थ और इसके कुछ साथी थे, उन्होंने मिलकर 1947 में ट्रिप्सिन और पेप्सिन नाम के जो एंजाइम होते हैं जो हमारी लार के अंदर पाए जाते हैं उनको सेपरेट कर लिया था। ठीक है, और सेपरेट करने के बाद में जब इनका केमिकल कंटेंट चेक किया तो पता लगा कि ये तो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं ये तो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सभी प्रकार के जो भी कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका केमिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स एक्सिबिट स्पेसिफाई फॉर द रिएक्शन दे कैटलाइज, दैट इज दे कैटलाइज ओनली पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एंजाइम एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही अफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो शरीर के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन जहां पर उनको जरूरत होती है वो वहीं पर जाकर अपना सारा काम करते हैं, बाकी पूरी बॉडी के लिए वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दे आर प्रोटीन इन केमिकल नेचर विद हाई मोलिकुलर वेट। तो ये बने किसके होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब भारी तत्व होते हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल नेचर
दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं, केमिकल नेचर के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स ये क्या होते हैं? देखिए, दीज एंजाइम्स आर कंपाउंड ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली दैट इज प्रोटीन। मतलब ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल एंजाइम्स। ठीक है, मतलब एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन एक ही बात है, तो इनसे मिलकर ये बने होते हैं, तो या तो एमिनो एसिड के होंगे या फिर प्रोटीन के होंगे, ये मान लीजिए आप, है ना। तो इस तरह के जो एंजाइम्स होंगे वो होंगे सिंपल एंजाइम्स। दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स देखिए, they possess a non-protein group called cofactor along with the protein part of the enzyme. The proteinous part is called apoenzyme. तो ये जो नॉन प्रोटीन ग्रुप, ध्यान दें यहाँ पर दो चीज से जो कॉन्जुगेटेड मतलब दो चीजों से जुड़कर बना होता है, एक तो नॉन प्रोटीन ग्रुप और एक प्रोटीन ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, और जो प्रोटीन ग्रुप होता है उसको एपोएंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो द कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए होलो एंजाइम। मतलब कोफैक्टर और एपोएंजाइम दोनों मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम, APOENZYMES, एपोएंजाइम, ये मिलकर बना लेते हैं क्या? होलो एंजाइम। ठीक है, तो कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम्स। तो ये कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि दो तरह की चीजें जुड़कर जब बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, और इसका नाम होता है होलो एंजाइम। द कोफैक्टर कैन बी अगेन क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो कोफैक्टर है उसको आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये किस तरह से होता है? देखिए, तीन भागों में डिवाइड किया गया। हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोएंजाइम। कोएंजाइम ये किस चीज के मिलकर बने होते हैं? देखिए, दे आर द नॉन प्रोटीन पार्ट विच रिमेन्स लूजली बाउंड एंड अटैच्ड टू द एंजाइम्स। यूजुअली these are thermostable organic compounds with low molecular weight। ठीक है, फॉर एग्जांपल NAD+। ठीक है, तो मतलब ये छोटे ऑर्गेनिक तत्व होते हैं जो एक तरह से प्रोटीन की तरह होते हैं। नॉन प्रोटीन दूसरे तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़कर बनाते हैं। तो ये जो कोफैक्टर है वो इसका एक टाइप है। दूसरा है हमारे पास में, दूसरा इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? The organic group are the tightly associated with the protein part of the enzymes are called prosthetic groups। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के तत्व होते हैं वो प्रोटीन के साथ में मजबूती के साथ में बंधे होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये वही ग्रुप होता है जो कार्बनिक होता है, बाकी इसके साथ में अगर प्रोटीन जुड़ी हुई है तो वो अलग ग्रुप प्रोटीन ग्रुप, और एक तरफ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो बचा हुआ शेष कार्बनिक कंटेंट है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और तीसरा बात कर लेते हैं मेटल आयन। तीसरा है मेटल आयन। तो यहां पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एक तरह से कोफैक्टर की तरह या कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं, कोफैक्टर की तरह। तो जो प्रोटीन है उसके साथ में यहां पर कुछ मेटल जुड़ जाते हैं और यहाँ पर जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा।
are present associated with the enzymes and are essentially for the activity of the same। मतलब इसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। तो ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड राइबोजिम्स आर द नॉन प्रोटीन कैटलिस्ट एंजाइम, दे आर बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोफैक्टर है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा मेटल आयन एक्टिवेटर्स, तीन है ना। अब इनका देखो आगे देखिए, इसके बारे में बात करते हैं कोएंजाइम्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लूजली बाउंड टू द एंजाइम्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एनएडी। तो यहाँ पर इनके साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड ढीले बंधे होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ में जो कोएंजाइम होते हैं, एपोजाइम जो कोफैक्टर है वो किसके साथ जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में ढीला बंधा होता है। बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स। तो यहाँ पर ये टाइटली जुड़ा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जो कार्बनिक चेन होती है वो काफी मजबूत जुड़ी होती है। तो दो तरीके से जुड़ी होती है ये, कोवैलेंटली बॉन्ड और नॉन कोवैलेंटली बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध और असहसंयोजक बंध। ठीक है, और तीसरा आप जानते हैं जो मेटल आयन है, तो इसमें ये एक्टिवेटर्स होते हैं, ये एक तरह से रिएक्शन को शुरू करने वाले होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।